अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ख़ास लेक्चर है। इसके अंदर आपको एक टॉपिक सिखाया जाएगा और उस टॉपिक का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका इंट्रोडक्शन हमने कल आपको दे दिया था। आज इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में बहुत ही काम की बातें बताएंगे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सही। इसके अंदर सिर्फ फार्मूले जो हैं वो डायरेक्ट बताए गए हैं। आपके कोर्स के अंदर डेरिवेशन बीएससी स्टैंडर्ड पर आती है, या फिर वो डेरिवेशन जो होती है क्या कहते हैं मास्टर लेवल पर आती है। इंटर लेवल पे तो है नहीं। अक्सर जगहों पर तो बीएससी के कोर्स में भी ये डेरिवेशन हटा दी गई है। एमएससी लेवल पर डेरिवेशन होती है फॉर्मूले की, जो आप बात बताएंगे सब डायरेक्ट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में पेश की थी। और इसके अंदर 2 पोस्टुलेट्स होते हैं और 4 इसमें रिजल्ट होते हैं, जिनको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, 2 पोस्टुलेट्स क्या होते हैं पहले उन्हें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और फिर इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनमें से सिर्फ पहला वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी जो है वो उतने ज़्यादा डिटेल से नहीं है, तो वो डायरेक्ट समझा देंगे आपको। पहला वाला ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़रा कोशिश करते हैं कि आज की क्लास के टाइम फ्रेम में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास ज़रा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं ख़त्म कराना। ख्याल रहे 70वां चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपकी एक बड़ी क्लास ऑर्गेनाइज करके, या 2 क्लासें बड़ी ऑर्गेनाइज करके, आपका 16वां 18वें के रिमेनिंग और 20वां, इन 2 क्लासेस में इंशाल्लाह ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो बस 70वें को टारगेट रखा है, आप समझें ये आपका लास्ट चैप्टर है। बच्चों, पहला पोस्टुलेट है ऑल लॉज ऑफ मैकेनिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन आर रिमेन सेम फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर फर्ज कर लें आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ पर आप कोई मुशाहिदा करते हैं, किसी बात को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 ऑब्जर्वर हैं और कोई इवेंट हो रहा है, यानी कोई वाकया हो रहा है, कोई बात ऐसी है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। पहला ऑब्जर्वर उस बात को ऑब्जर्व करता है अलग अंदाज से, दूसरा ऑब्जर्वर उसी बात को ऑब्जर्व करता है अलग अंदाज से, यानी दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, दोनों का बयान उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन जब हम फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखते हैं, फिजिक्स की इक्वेशंस लगा के उन ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं, तो जवाब एक ही आता है। ये बात हमें ये वाला पोस्टुलेट बता रहा है कि देखने में बेशक अलग अलग नुक्ता नज़र हो, लेकिन इन द लास्ट आंसर सेम आएगा। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ मिसालें आपको देते हैं, जिससे आपको ये बात अच्छे अंदाज से समझ में आ जाएगी। 1-2 मिसालें बहुत हैं, जो उसके अलावा बाकी सारी बातें डिटेल पे चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। ये मिसाल आपकी बुक में भी दी गई है, इसलिए इस मिसाल को कोट कर रहा हूँ। स्पेशली ये मिसाल यहाँ पे मौजूद है, देखिए इस वक्त आपके सामने यहाँ पर ये जो डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम क्या है जरा समझिए, और इस डायग्राम को समझिए। आप एक जगह एक फुटपाथ पे खड़े हुए हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, और आपके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, और गाड़ी के अंदर एक बच्चे पर आपकी नज़र पड़ती है। गाड़ी में जो बच्चा बैठा हुआ है वो एक बॉल से खेल रहा है। उस बॉल को वो ऊपर उछालता है और कैच करता है, इस तरह वो बच्चा खेल रहा है। तो उस बच्चे के लिए ये एक वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन का मतलब उस बच्चे से पूछें तो वो बॉल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वो बॉल को ऊपर जाता नीचे आता देख रहा है, बस इस तरह खेल रहा है। इसको वर्टिकल मोशन यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब बात करते हैं आपकी, क्योंकि आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी नज़र बच्चे पर और उसकी बॉल पर है। तो बच्चे ने बॉल को यहाँ से थ्रो करा। अब क्योंकि वो बच्चा एक स्टेशनरी चीज़ में नहीं बैठा हुआ, चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो गाड़ी चल रही है और आपकी नज़रें बॉल के साथ चल रही हैं। गाड़ी अपनी जगह बदल रही है और फाइनली बच्चे ने जब बॉल को पकड़ा तो गाड़ी यहाँ नहीं यहाँ पर है। तो आपकी नज़रें बॉल के साथ चली चली और यहाँ पर है। तो आपने एक वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व नहीं करा, आपने कर्व मोशन ऑब्जर्व करा। और ये कर्व मोशन असल में प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी जो गाड़ी के बाहर है वो बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहा है, और जो गाड़ी के अंदर है वो वर्टिकल मोशन में देख रहा है। दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। वर्टिकल मोशन एक अलग है, प्रोजेक्टाइल मोशन अलग है। इसकी कहानी अलग, इसकी कहानी अलग है। लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इस बॉल का टाइम निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन से टाइम निकालते हैं, तो दोनों में टाइम एक ही जैसा आता है। मतलब ये हुआ कि ये 2 बेशक अलग अलग अंदाज से देखी गई ऑब्जर्वेशन है, लेकिन दोनों को फिजिक्स के एस्पेक्ट से जो इनके जवाबात हैं वो एक जैसे हैं। क्या तो बात समझ में आ रही?
हाँ जल्दी से ओके करना है। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों इसी तरीके से और भी बहुत सारी मिसालें, एक आध मिसाल आपको और दे देता हूँ जिससे उम्मीद है आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो एक बात और जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, और गाड़ी के अंदर आपके साथ बराबर में भी कोई और भी बैठा हुआ है। अब आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से जगह नहीं बदल रहे, यानी वो अपनी जगह सीट पर है, आप अपनी जगह सीट पर है। तो फिजिक्स के अंदर जब जगह नहीं बदली जाती तो उसको रेस्ट में माना जाता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में, बेशक गाड़ी चल रही है लेकिन क्योंकि आप सीट पर जगह नहीं बदल रहे हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से आप रेस्ट में एक दूसरे के लिहाज से। लेकिन अगर उसी वक्त आपकी नज़र बाहर रोड पर खड़े हुए एक शख्स पे पड़ती है जो बाहर रोड पे कहीं खड़ा हुआ है, तो आपको उसकी जगह बदलती नजर आती है। पहले आपको वो दूर नजर आ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के पास हो रहा है, फिर दूर हो रहा है। तो फिजिक्स के हिसाब से उसकी जगह बदल रही है तो आप उसे मोशन में मानेंगे कि ये मोशन, ठीक है। अब आप जरा उस बाहर वाले शख्स से बात करें। जो बाहर वाला शख्स है वो ये कहेगा कि भाई मैं अपनी जगह नहीं बदल रहा तो मैं रेस्ट में हूँ, या मैं इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह नहीं बदल रहा तो मैं तो रेस्ट में हूँ। लेकिन जब उसकी नज़रों के सामने आपकी गाड़ी गुजरेगी तो वो ये कहेगा ये गाड़ी मुसलसल अपनी जगह बदल रही है, इसमें जो लोग बैठे हैं उनकी जगह मुसलसल बदल रही है, तो गाड़ी और इसके अंदर बैठे हुए लोग हरकत में हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो अलग अलग बयान है। आपका बयान अपने बारे में रेस्ट और बाहर वाले के बारे में मोशन का है, बाहर वाले का बयान अपने बारे में रेस्ट और आपके बारे में मोशन का। कौन गलत है कौन सही है तो इसका जवाब फिजिक्स देती है। फिजिक्स कहती है दोनों अपनी जगह पर सही हैं, सिर्फ फर्क है इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलती हुई गाड़ी है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रुकी हुई सड़क है। इसलिए दोनों अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन इन द लास्ट दोनों की बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये है बेटा पहला पॉस्टुलेट कि दो अलग अलग बेशक बातें नोट की जाएं लेकिन दोनों बातें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा भाई, इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम। स्पीड ऑफ लाइट तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम है, एक ही जैसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इसको यूँ समझ लें कि आप एक गाड़ी में, एक व्हीकल में बैठे हो और वो गाड़ी रुकी हुई है, उसकी हेडलाइट ऑन है, उसमें से लाइट निकल रही है। लाइट निकल रही है, उसकी स्पीड है ऐसी बात है 3×10⁸। अब आपकी नज़र सामने पड़ती है, सामने से एक गाड़ी आ रही है, हरकत में है, काफ़ी तेज़ है, उसकी हेडलाइट भी ऑन है, उसमें से ही लाइट निकल रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये एक चलती हुई गाड़ी है। तो क्या चलती हुई गाड़ी में लगी हुई हेडलाइट की रोशनी की रफ्तार रुकी हुई गाड़ी के अंदर लगी हुई हेडलाइट की रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा होगी? तो इसका जवाब है कैसे भी हालात हों, कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी मामला हो, स्पीड ऑफ लाइट तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक जैसी रहेगी। बेशक गाड़ी हरकत में हो, गाड़ी रुकी हुई हो या कोई भी मामला हो, स्पीड ऑफ लाइट पर कभी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ तक ओके कर दीजिएगा। बेहतरीन, मेरे बच्चों ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज से पिक कर रहे हैं, फास्ट फास्ट पिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा भी तेज़ बन रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तेज़ तेज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ और आप तेज़ तेज़ सीख रहे हैं। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर ज़रा रुक जाते हैं।
हाँ बेटा, फिजा ग्रैंड टेस्ट के जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 17 एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, बस सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं, बस वही इंशाल्लाह ताला सॉल्व कराएंगे। अभी तो बस थ्योरी ख़त्म कराने का मामला पड़ा हुआ है, तो ये मई का जो महीना है इसमें इंशाल्लाह सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। फिर उसके बाद एमसीक्यूज और एमसीक्यूज सारे एमसीक्यूज जितने भी है सब इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व कराएंगे। जब तक आप जो जो चैप्टर मुझसे सीख चुके हैं उनके ऊपर पेंसिल से जो है टिक ज़रूर कर लें, ताकि आपको कम से कम थोड़ा बहुत मामला बेटर हो जाए। बच्चों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये फिजिक्स का एक शोबा है जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऐसे मोशन के बारे में फिजिक्स का शोबा है जिसके अंदर स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो नियरर होती है, नज़दीक तरीन होती है, नियरर टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोशनी की रफ्तार, जिसको आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के क्लोजेस्ट होते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से चलना शुरू करता है, भागता है, मूव करता है, हरकत करता है, तो फिर उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं उसके मोशन के दौरान। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलती हैं। उनको पढ़ने के लिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो बनाई गई। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए एक फैक्टर बनाया गया है, एक वैल्यू बनाई गई है जो कि ड्राइव होती है। आपके कोर्स में इसकी डेरिवेशन मेरे ख्याल से है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और इसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर एक वैल्यू बनाई गई है, सॉरी मैंने रिलेटिव मैकेनिक्स लिख दिया, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फैक्टर होता है वो ये होता है √1 - v²/c²। इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी। जहाँ पे ये जो v आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है, यानी जो कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार से क्लोजेस्ट चलता है तो वो ये वाला v होता है, जिसको रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं। इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से होती हैं 0.3c, 0.2c, 0.95c, कुछ इस तरह से वैल्यूज होती हैं। c इसमें लगा हुआ होता है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। नीचे वाला c स्पीड ऑफ लाइट। ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। ये तमाम बातें ध्यान में रखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है नतीजे। तो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के नियरर से मूव करेगा तो कुछ बातें ऑब्जर्व होती हैं। उनमें सबसे पहली जो बात है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है टाइम डायलेशन। वक्त का ठहर जाना, वक्त का रुक जाना। बाकी जो तमाम है वो सब इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं है, इसलिए उसमें इतनी डिटेल आपके सामने नहीं आएगी, मुख्तसर आएगी। सबसे ज़्यादा टाइम डायलेशन के बारे में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और कोशिश कीजिएगा इसको एब्जॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की। बाद दफ़ा बच्चे टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम नहीं हो पाती बातें, जाहिर सी बातें, लेकिन हकीकत हकीकत है। बच्चों, वक्त को पहले डिफाइन करें कि वक्त असल में क्या होता है। वक्त असल में गैप होता है बिटवीन टू इवेंट्स। इवेंट कहते हैं वाक़यात। कोई से दो वाक़यात, दो लम्हों के दरमियान जो गैप होता है उसको टाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास शुरू हुई, पहला इवेंट, आपकी क्लास ख़त्म हुई, दूसरा इवेंट, दोनों के दरमियान जो गैप था वो टाइम, इसको टाइम कहते हैं। हमने जो अपनी घड़ियां बनाई हुई है ना बेटा, इन घड़ियों के अंदर हमने सारी तरतीब बनाई हुई है कि ये वाली निडल इतना मूव करेगी तो ये 1 सेकंड होगा, ये 1 मिनट होगा, इतनी देर के अंदर ये होगा तो आवर होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक तरीन ट्रेवल करता है, तो जो वो वक्त
होता है बेटा वो ठहर जाता है उसके लिए, जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट से मूव करता है उसके लिए वक्त ठहर जाता है, वक्त उसका सुस्त पड़ जाता है, उसकी घड़ी सुस्त पड़ जाती है, उसके लम्हात के दरमियान जो गैप होता है वो खिंच जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। इस तरह वो कोई भी चीज़ जो नाप रहा होता है वो उसके हिसाब से तो नॉर्मल टाइम में हो रही है, आम टाइम में हो रही है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो वो टाइम है वो ज़्यादा होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कर ले एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट से मूव कर रहा है और उसकी घड़ी के अंदर 1 सेकेंड होता है मिसाल के तौर पर, तो उसी वक्त कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट से मूव नहीं कर रहा, उसकी घड़ी नॉर्मल अंदाज से चल रही है, तो बेटा वो 1 सेकेंड की जगह पर 1 घंटा फर्क देखें। आप ये क्या सोचोगे आप क्या बता रहे हैं, तो बेटा ये सब बातें हकीकत में मबनी है, लेकिन इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट के नियरर होने की शर्त है, स्पीड ऑफ लाइट के नियरर होना चाहिए कि जो शख्स उसके लिए जो टाइम होगा दूसरे के लिए वही टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको मिसालें देता हूँ और उस मिसालों से समझने की और डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक बल्ब मौजूद है, यहाँ एक शीट लगी हुई है, इस बल्ब से एक लाइट रे जैसे ही शीट से टकराएगी, हमने एक घड़ी सेट की हुई है और वो घड़ी बताएगी 1 सेकेंड, शीट से टकराना जरूरी है, ठीक है। अभी ये घर जो है रेस्ट के अंदर है तो घड़ी 1 सेकेंड बता रही है, अब ये शीट यहाँ पर आ गई इस जगह, तो यहाँ से ये लाइट यहाँ पर आएगी, दिस इज 1 सेकेंड, शीट से टकराना शर्त। अब ये शीट यहाँ आ गई, शीट से टकराना शर्त, ये 1 सेकेंड। अब ये शीट और आ गया तो शीट से टकराना शर्त है, ये भी हो गया 1 सेकेंड। अब यहाँ पर अगर फर्ज कर लें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा मसला हो गया था। तो आइए ज़रा बात को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ठीक है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये जो मूविंग वाला है ये वाला, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ना यहाँ पे जो अपनी जगह पे 1 सेकेंड वाले, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब यहाँ पर है वो देख रहा है कि मेरी घड़ी में 1 सेकेंड हुआ है, लेकिन ये वाला फासला फर्ज कर लें इस वाले फासले का डबल है, तो उसने इसको ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने तो देखा अपनी घड़ी में 1 सेकेंड, लेकिन दूसरे ने जब इसको देखा तो उसने बोला ये 2 सेकेंड। जब ये शीट यहाँ पहुंची है तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो वही 1 सेकेंड मिला उसे, लेकिन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला बंदा यहाँ मौजूद है वो जब इसको देखता है तो वो कहता है कि ये 3 सेकेंड, ये लेंथ देखें आप। और इसी तरीके से जब ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पहुँचता है तो वही घड़ी के अंदर देखता है तो अभी भी उसे अपनी घड़ी के अंदर 1 सेकेंड ही महसूस हो रहा है, लेकिन ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको देख कर बोलता है ये 4 सेकेंड। तो बच्चों दोनों के ऑब्जर्वेशन में फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, एक के लिए जो टाइम है उसके दरमियान जो गैप है वो नॉर्मल गैप है, दूसरे के लिए वो गैप खिंच गया है और उसकी वजह से उसकी घड़ी सुस्त हो गई है और टाइम को स्लो मेजर कर रही है। बच्चों ये चीज़ें हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट करती है, ये नहीं कि खाली 1 सेकेंड और वो 1 सेकेंड, दोनों में फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो शख्स स्पीड ऑफ लाइट के नियरर मूव कर रहा होता है उसकी घड़ी जब 1 सेकेंड बता रही है तो उसकी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट वैसा ही आ रहा है, उसकी अपनी ज़िंदगी का भी 1 ही सेकेंड कम हो रहा है, उसकी बॉडी में आने वाले जो चेंजेस हैं वो भी 1 सेकेंड के हिसाब से ही आ रहे हैं। यानी दोनों के अंदर फ़र्क आ रहा है, एक शख्स नॉर्मल अंदाज से घड़ी के हिसाब से उसकी ज़िंदगी का वक्त गुजर रहा है, दूसरे का उसी घड़ी के हिसाब से वक्त गुजर रहा है। ये नहीं कि अगर ये शख्स कहता है मेरा एक दिन तो इसका एक दिन नहीं, दोनों का फ़र्क हो जाएगा इस हवाले से। एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता था कि ये बात समझाना काफ़ी मुश्किल है, लोगों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, उसने एक मिसाल दी थी इसके ऊपर जिसको बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से देखा गया। उस मिसाल को कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स एग्जाम्पल। ट्विन पैराडॉक्स एग्जाम्पल बेटा ये है और उसमें ये कहा जाता है
कि दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, ट्विन्स हैं, दोनों की उम्र 10 साल है फर्ज कर लें। उनमें से एक ज़मीन पे रहता है, दूसरा भाई स्पेसशिप में बैठकर ज़मीन से बाहर स्पेस को एक्सप्लोर करने चला जाता है रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट, और अपनी ज़िंदगी के 10 साल वो स्पेस के अंदर एक्सप्लोर करके वापस दुनिया पे आता है। तो उसकी उम्र 10 साल से 20 साल हो गई। 20 साल में बॉडी में जैसा चेंज आता है, बॉडी जैसे ग्रोथ करती है, वैसे उसकी बॉडी ने ग्रोथ किया और वो 10 साल से 20 साल का लड़का बिल्कुल जैसा होता है वैसे लग रहा था। लेकिन जब वो 10 साल के बाद आके अपने भाई से मिलता है जिसको वो यहाँ छोड़ कर गया था, तो उसकी मुलाकात वहाँ अपने भाई की जगह पे एक बुजुर्ग यानी एजेड शख्स से होती है, जो उसे उसका भाई बताता है और ये बताता है कि आप जो है वो तकरीबन 50 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। 10 साल का मुझे छोड़ के गए थे और अब मैं 60 साल का हो गया। तो बच्चों ये एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन की दी थी। इस एग्जाम्पल के अंदर साफ इस बात का इजहार किया जा रहा है कि दूसरा जो शख्स स्पीड ऑफ लाइट के नियर गया है उसकी घड़ी स्लो हुई है और उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर भी वैसा आया। उसकी दिल की धड़कन, सांस लेना, बॉडी का ग्रोथ करना सब उसी टाइम के हिसाब से हुआ है। तो वो 10 साल इजाफे करके अपनी ज़िंदगी के आए। लेकिन दूसरा शख्स नॉर्मल अंदाज से उसकी घड़ी चल रही है तो उसकी घड़ी के हिसाब से वो 50 साल बने। यानी एक जगह वक्त ठहर गया और एक जगह वक्त जो है वो बेटा बहुत तेज़ी के साथ गुजरा। इसकी मिसालें अगर हम अपने दीन इस्लाम मज़हब से देखें तो हमें वहाँ पे इसकी कुछ मिसालें मिलती हैं। आप कुरान शरीफ का मुताला करें, उसमें कई जगहों पे टाइम डायलेशन के बारे में बहुत सारी जगहों पे बताया गया है। सबसे पहले असहाबे कैफ का वाक़या आप कुरान शरीफ में पढ़ें। असहाबे कैफ का वाक़या ये है कि ये कुछ नेक लोग थे जिनको एक बादशाह तंग करता था। जब वो नेकी की दावत देते थे तो उन्होंने इतना तंग किया बादशाह ने कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे फरार हुए और एक गार में आके उन्होंने पनाह ली। वहाँ पर आकर ये छुप गए। इसका बहुत डिटेल से वाक़या है। अल्लाह ताला ने इन पर एक नींद तारी कर दी और ये सो गए। और उसके बाद जब ये उठे हैं तो उठकर इन्होंने गुफ्तगू करी और एक दूसरे पूछा कि यहाँ कितने अरसे हमारा यहाँ क्या हुआ, कितने अरसे हमारी आँख लगी, कितने अरसे हम सोए। तो उन्होंने बोला कि शायद कुछ लम्हा। लेकिन वो किताब यानी अगर आप कुरान शरीफ में जाके पढ़ें इस वाक़े को डिटेल से, ज़रा कहीं और डिटेल से, तो वो लम्हात कई सदियों में मुश्तमिल थे। यानी उनके सोने पर अल्लाह ताला ने मुख्तसर वक्त का लम्हा रख दिया और उनकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ कुछ लम्हात गुजरे, उनकी बॉडी पे कुछ लम्हात का ही वक्त। कोई उनमें से अपनी एज को ज़्यादा आगे प्रोलॉन्ग नहीं करा उन्होंने, जबकि पीछे तमाम की तमाम सदियाँ गुजर गई। इसी तरह वाक़या मेराज का वाक़या है जिसमें हमारे पैगंबर वसल्लम जो है वो सातों आसमान की सैर के लिए गए, जन्नत दोज़ख उन्होंने विज़िट करी, तमाम अंबिया किराम की उन्होंने इमामत कराई। तो ये सारा बहुत डिटेल से सफ़र था, बहुत डिटेल से वाक़या। आप इसे पढ़ें कितना डिटेल से। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए तो जो दरवाज़े की जो चटखनी थी दरवाज़े का, वो जैसे लहराई थी वो बिल्कुल वैसे ही लहरा के वापस आई। आपकी वापसी हुई। बिस्तर मुबारक जैसे गर्म था वो वैसे गर्म था कि अभी गए अभी आ गए। वज़ू के लिए जो पानी बह रहा था उसी अंदाज से बह रहा था। दुनिया को ठहरा दिया गया, दुनिया का वक्त रोक दिया गया और वहाँ वक्त उसी अंदाज से चलता है। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी पुरानी आयत के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। डिटेल से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। टाइम डायलेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद है। मुझे बताएं सारी बातें यहाँ तक क्लियर हुई? यस करें, शाबाश। इन तमाम बातों के अंदर बेसिक बात क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट मूव करता है तो हमेशा हमेशा उसके लिए वक्त रुक जाता है, ठहर जाता है, उसकी घड़ी सुस्त हो जाती है, जबकि बाकी टाइम ऐसे चलता है। ये आपके और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि हम रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट क्या बिल्कुल थोड़ा सा भी नज़दीक तरीन नहीं ले सकते। हमारी बॉडी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप बहुत किसी तेज़ व्हीकल में भी बैठ जाते हैं तो बेटा थोड़ी देर के अंदर ही आपकी हालत गैर हो जाएगी। और स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाए तो सबसे पहले उसका इफेक्ट आपके दिल पर पड़ेगा, आपके हार्ट पे पड़ेगा और आपका हार्ट फेल हो सकता है। हम इतनी स्पीड को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो इसकी बातें ऑब्जर्व बहुत डिटेल है इसके अंदर। खैर यहाँ तक मुख्तसर करते हैं। सब बच्चे हैं, सब ओके करते हैं जितने क्लास में। जो क्लास का टाइम खत्म हो गया है, टाइम डायलेशन बातचीत बहुत है। अब इसका और भी कॉन्सिक्वेंसेस है। इसका रिजल्ट देख लें, रिजल्ट लिखना है बच्चों। अगर फर्स्ट कर लें वो टाइम
जो कि नॉर्मल अंदाज से मेजर हो रहा है वो टी नॉट है, और वो टाइम जो बाद में मेजर हो रहा है जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं वो कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी टी नॉट से बड़ा होगा। ये स्पीड ऑफ लाइट के नियरर मूव करने पर नोट किया हुआ टाइम है और ये नॉर्मल टाइम है। इन दोनों के दरमियान ये रिजल्ट होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, ये देखिए ये टाइम डायलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। नीचे क्या लगेगा, रिलेटिविस्टिक फैक्टर। बच्चों याद रखें ये जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये पूरी जो दो वैल्यूज है, 1-2 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ जल्दी से, ये दोनों वैल्यू छोटी हैं, दोनों वैल्यू डिवाइड होकर जो नंबर बनाएंगे वो 1 से छोटा होगा लाजमी, क्योंकि 1 से माइनस होना है, फिर 1 से माइनस होगा नंबर और छोटा आएगा, रूट से निकलेगा और छोटा, डिवाइड करेगा तो जवाब बड़ा आएगा। तो जब आपको बड़ा रिजल्ट दिखाना हो तो रूट को डिवाइड में लाएं, जब आपको छोटा जवाब दिखाना हो तो रूट को मल्टीप्लाई में लाएं। याद रखिएगा, छोटा जवाब डिवाइड में, बड़ा जवाब मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को कहते हैं टाइम डायलेशन। बच्चों यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, आप अपना हवाला ख्याल रखिएगा, ज़्यादा जाते मुझे यस और ओके कर दें। यहाँ तक सब समझ में आ गया है काफ़ी डिटेल से, और अपने तौर पे कोशिश करिए समझाने की। और इसमें काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर इंटरेस्ट बने तो यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियोस देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं इस पर, शायद कुछ समझ में आ सके आपको और आपको और मज़ा भी है इसके अंदर टाइम डायलेशन के हिसाब से। टाइम मशीन का आपने नाम सुना होगा, टाइम मशीन टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर ही डिज़ाइन की गई, यानी कि मूवीज़ के अंदर जो डिज़ाइन की वो इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा सब बच्चों, अल्लाह हाफिज़।